हेलो स्टूडेंट, साइंस जोन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम लोग 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमाइंस डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस चल रहा है। इसी में इसके बाद एक रिएक्शन है हाफमान ब्रोमी यानी ब्रोमोएमाइड रिएक्शन है। तो सबसे पहले नोट करिए हाफमान ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ एमाइन चल रहा है। तो इसमें एक शब्द आया है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी रिएक्शन में कार्बन की संख्या कम हो जाए, किसी भी रिएक्शन में कार्बन की संख्या कम हो जाए उसे हम डिग्रेडेशन बोलते हैं। डिग्रेडेशन मतलब यही होता है कि किसी भी रिएक्शन में कार्बन की संख्या को कम कर दिया जाए, कम हो जाए, उसी को हम डिग्रेडेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसका नाम है एमाइड, C डबल बॉन्ड NH2। इसको क्या बोलते हैं? एमाइड। इसको क्या बोलते हैं? एमाइड। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहां ले लेंगे HBr प्लस HBr प्लस H2O प्लस, या कोई ऐसे ले लीजिए NaOH ले लीजिए। ये हो गया आपका। इसको एमाइड बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड बोलते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो फॉर्मेशन होगा क्या बनेगा? गिव्स दैट RNH2, उसके बाद प्लस क्या बनेगा? RNH2, फिर क्या बनेगा? Na2CO3 और NaBr। क्या बनेगा भाई? NaBr प्लस H2O। ठीक है। यहाँ ठीक है, HBr का मतलब क्या? ठीक है, HBr Br2 1 मोल, यही क्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? Br2 ठीक है। चलिए, Br2 क्या बन जाएगा? RNH2 फर्स्ट डिग्री एमाइंस, CO2 और NaBr और H2O। क्या फॉर्मेशन हुआ? अब इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या करेगा कि आपको एमाइड Br2 NaOH दे देगा। जैसे एग्जाम जो पूछा जाता है, एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है, जैसे क्या दे देता है एग्जाम में जो पूछा जाता है, इसको नोट भी कर लें आप। एग्जाम में दे देगा RC डबल बॉन्ड NH2, ये एरो के ऊपर दे देगा आपको Br2 प्लस KOH और NaOH, ये आपको एरो पे दे देगा। और उसके बाद यहां आपको बताना होगा प्रोडक्ट, यहां बताना होगा प्रोडक्ट। ये ऐसे पूछता है जैसे A प्लस B और प्लस C। जैसे इसमें आपने देखा कि RCH2
NH2CO3 ये फॉर्मेशन हुआ है। ऐसे आपको एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में ये आपको दे देगा कि आप इसको बताइए कैसे होता है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं पूछता है। तो आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत यहाँ है कि जो एरो पे Br2, KOH, NOH ये सब दिया है, ये सब याद रखना है कि जैसे ही एरो पे अगर ये रिएक्टेंट आपको दिखता है तो आप ये जान जाइए कि हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। डिग्रेडेशन की बात यहाँ आती है, जैसे आप देखें यहाँ कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, कार्बन R का मतलब क्या होता है CH3 कर सकते हैं ना आप। यहाँ आप देखिए डिग्रेडेशन इसलिए है कि यहाँ 2 कार्बन है और जो प्रोडक्ट में बना हुआ है 1 कार्बन है, इसी को बोलते हैं डिग्रेडेशन। किसी भी एमाइड में 2 कार्बन है और जब यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तो 1 डिग्री एमाइंस का फॉर्मेशन हुआ है ना, यहाँ 1 डिग्री एमाइंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो 1 डिग्री में यानी 1 कार्बन लॉस हो गया, 1 कार्बन लॉस हुआ, इसका मतलब कि उसके साथ Na2CO3 निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ आप 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया। जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ये पूछेगा एमाइड दे देगा और जो इसका रिएक्टेंट यानी क्या बोलते हैं कैटलिस्ट है ये इस पे एरो पे दे देगा और आपको बताएगा कि A+B+C क्या बनेगा, या ऐसा कर देगा आपका A दे देगा और B C को बताएगा, या C दे देगा A+B को आप बताइए क्या बनेगा, ठीक है ना। हाफ मान इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको आप नोट करें। इसके बाद मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आपको बता दूं, ठीक है ना। तो नोट करिए इसको और उसको इरेज करना पड़ेगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म, हाफमान ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन का मैकेनिज्म है। ये हम कंप्लीट करेंगे 3 स्टेप में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे किस पे अटैक करता है, कौन सी बॉन्ड ब्रेक करती है। तो हम सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे। मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में द एमाइड undergo promoted bromination to form N-bromoamide, ठीक है। अब देखिए कैसे N-bromoamide बनाएगा, RC+NH2, इसको ऐसे आप लिख दीजिए, यहां एक ऐसे दिखा दीजिए, एक H यहां ऐसे दिखा दीजिए। इसमें एरो पे दिखा दीजिए Br और KOH, यहां -Br दिखा दीजिए। क्या होगा इसमें एक H यहां से निकलेगा, क्या निकलेगा, एक H निकलेगा, एक H निकल के ये यहां से जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। क्या करेगा, यहाँ H ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, और यहाँ Br एक यहाँ ऐसे Br2 कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या बनेगा, देखिए जैसे RC+NH और ये Br, ये हो जाएगा आपका यहाँ लोन पेयर, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं N-bromoamide। कोई डाउट तो नहीं, ये क्या बन गया, N-bromoamide, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, देखिए बहुत आराम से ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, H इसके साथ चला जाएगा और एक Br यहां आके जुड़ जाएगा, ठीक है ना, इसमें H से, ठीक है। वैसे भी नाइट्रोजन लोन पेयर होता है और जो वहां से आके जुड़ेगा वो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है और नाइट्रोजन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। बहुत सिंपल सी बात है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप।
सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट होता है उसी से हम रिएक्शन कराते हैं। तो एक उसमें लिखना है सेकंड स्टेप में, स्टेप सेकंड, बहुत इजी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें जैसे क्या करेंगे, द एन ब्रोमोएमाइड react with OH ion to form an ion which rearranged spontaneously with the loss of a Br ion to form an isocyanate, कोई डाउट तो नहीं। इसके बाद लिखिए जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट बना हुआ है उसको लिखिए RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NBr और यहाँ NH कर दीजिए। इसके दो रिवर्स एंड इरिवर्सिबल आप रिएक्शन दिखा दीजिए। यहाँ हो जाएगा OH माइनस और यहाँ हो जाएगा H2O। क्या हो जाएगा इसमें, अब देखिए ये हो जाएगा आपका जो हाइड्रोजन है, यहाँ ये हाइड्रोजन किस में जाएगा, प्लस में। अगर ये प्लस में जाएगा तो ये जाहिर सी बात है माइनस हो जाएगा ना। इसके बाद क्या होगा रिएक्शन, देखिए RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो जाएगा नाइट्रोजन माइनस में हो गया और बचा क्या, Br। इतना समझ में आएगा स्टेप में। RC डबल बॉन्ड N या H में जाएगा, प्लस में जाएगा तो Br हो जाएगा। इसमें क्या होगा फिर, ये अगला स्टेप होगा, यहां से Br क्या निकल जाएगा, माइनस में। किस में जाएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है Br जाएगा लेके, ठीक है ना, तो Br हो गया। अब इसके बाद जो स्टेप बनेगा माइनस Br क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन N माइनस, यही तो बनेगा, क्यों, N माइनस, ठीक है ना। ये हो गया आपका रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद ये इसका नाम जो होगा एसाइल नाइट्रीन, ये हो जाएगा एसाइल नाइट्राइल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या ट्विस्ट क्या आएगा कि जो मेथाइल ग्रुप है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, क्या करेगा, ये यहां से ब्रेक करके यहां जुड़ेगा। जो मेथाइल ग्रुप होता है कार्बन, वो यहां इलेक्ट्रॉन रिच है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पुअर है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो वहां से अटैक करके वहां जुड़ जाएगा ना, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बनेगा, अब इसको रीअरेंज कर दीजिए, एरो करके ऐसे रीअरेंज कर दीजिए, ऐसे एरो रीअरेंज कर दीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन ये हो जाएगा ना, ऑक्सीजन C और ये हो जाएगा N और ये हो जाएगा R, यही तो बनेगा। क्यों, C यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड R, यही तो बनेगा। क्यों, हाँ ठीक है। ये चूंकि ये यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ बना लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है,
डबल बॉन्ड बन सकता है ना। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है ये है एल्किल आइसोसाइनेट। इसको क्या बोलते हैं? एल्किल आइसोसाइनेट। ठीक है। अब स्टेप थर्ड में क्या होता है कि जो सेकेंड स्टेप का प्रोडक्ट होता है उससे हम रिएक्शन कराते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे, लिखिए द एल्काइल आइसोसाइनेट, द एल्काइल आइसोसाइनेट get hydrolyzed by aqueous base to form an amine and carbocation and carbonate ion। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, क्या लिखेंगे यहां यहां लिखिए RN डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो जाएगा KOH और यहां हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। ठीक है। यहां से सीधा लिख देते हैं इसको। अब इसमें क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, याद होगा, कोई भी जैसे वाटर मॉलिक्यूल है ऐसे होता है ना, यहां ये वाटर मॉलिक्यूल है H, इसके पास लोन पेयर होता है। जो यहां से हाइड्रोजन जाता है वो प्लस में जाता है। जब यहां जाएगा तो ये जाएगा, यहां से निकलेगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये यहां से आके जुड़ जाता है, और जो ये माइनस हो जाता है तो ये यहां से आके जुड़ जाता है, माइनस प्लस बन जाता, जुड़ जाएगा ना, K2CO2 हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी 2 मोल ले लीजिए, तो वाटर का 2 मोल यहाँ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, RNH, क्या हो जाएगा, RNH हो जाएगा ना। तो हम 2 मोल ले लेंगे तो RNH2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं क्लियर हुआ। जैसे यहां हम अगर RC डबल बॉन्ड, यहां ऐसे लिखा है ना, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही लिखा है ना। क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक, ऐसे ये माइनस हो जाएगा अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। वैसे भी न्यूक्लियोफाइल होता है, यहां जाएगा ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा। ठीक। अगर वाटर इस पे हाइड्रोलिसिस होगा तो ऐसे होगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक, ये कहां जुड़ेगा, इससे जुड़ जाएगा, और ये माइनस होगा चूंकि, और ये यहां जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा ना। यहां हम 2 मोल अगर ले लेंगे तो यहां NH2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, बस KOH या H2O क्या हो जाएगा, यहां RNH2 प्लस K2CO2 यानी CO3। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? बहुत सिंपल है। ठीक, नोट करिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस कंप्लीट हुआ। अब इसमें इस चैप्टर में अगला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट करें आप लोग।
फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? जैसे किसी को फिजिकली यानी फिजिकल अपीयरेंस को देखा जाता है, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फेज। फेज क्या होता है? नंबर 1 आप यहाँ नोट कर लें। नंबर 1 फेज, किसी भी सबस्टेंस का फेज होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है सॉलिड और लिक्विड और गैस, तो उसको हम फेज बोलते हैं या स्टेट बोलते हैं। कोई भी रिएक्शन जब दिया होता है तो उस रिएक्शन में बताना होता है कि किसी भी रिएक्शन को हम उसको स्टेज डिटरमाइन करते हैं कि यानी वो फिजिकल यानी सॉलिड है कि लिक्विड है या गैस है, तो उसको हम फेज बोलते हैं। दूसरा फेज के बाद आता है इसमें कलर। नंबर 2 कलर, और नंबर 3 होता है ऑर्डर, और नंबर 4 होता है सॉल्विलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 होता है सॉल्विलिटी के बाद होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इस पे डिस्कस करेंगे फेज, कलर, ऑर्डर और सॉल्विलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? किसी मॉलिक्यूल में या किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, उसी पे निर्धारित होता है। तो सबसे पहले मैं पहला पॉइंट आपको नोट करा रहा हूं, नोट कर लें आप लोग। जैसे सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 लोअर एलिफैटिक एमाइन CH3NH2 गैसेस, और इसका स्मेल कैसे होता है? फिशेस स्मेल या फिशी स्मेल। कौन कौन खाता है भाई? मछली कौन खाता है? मछली लगभग मार्केट में जाते हुए सबको दिख जाता है या कहीं काटा जाता है, तो उसमें वैसे अच्छा तो नहीं होता उसका स्मेल, लेकिन बताने की बात है कि जो लोअर एलिफैटिक एमाइंस है वो गैसेस होता है, और उसका स्मेल क्या होता है? फिशेस। जैसे फिश काटते हैं तो स्मेल आती है, तो उसी को बोलते हैं स्मेल। तो अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन भाई पढ़ना है तो आपको उसका नाम लेना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उसको सूंघना भी पड़ेगा। तो इसलिए जो फिशी स्मेल है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट होगा मोर देन 3 कार्बन सो कॉल्ड लिक्विड। स्टूडेंट क्या है? अगर किसी भी एमाइंस में कार्बन की संख्या 3 है तो उसको हम क्या कहेंगे? लिक्विड कहेंगे। इसलिए इसको जान लीजिए। नंबर 3 मोर देन 8 to 10 कार्बन so called सॉलिड। स्टूडेंट एमाइंस में अगर 10 यानी 8 से 10 कार्बन है तो उसको हम लिक्विड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 4 एनिलीन कलरलेस लिक्विड but atmospheric oxidation colored। atmospheric oxidation color।
इसके बाद ये आपका हो गया फिजिकल स्टेट में लोअर एलोफैटिक को क्या बोलते हैं, गैसेस बोलते हैं। फिशी स्मेल होता है, फिशी स्मेल मछली की स्मेल की तरह होता है। दूसरा पॉइंट है मोर देन 3 कार्बन, अगर एमाइंस में 3 कार्बन है तो उसको हम लिक्विड बोलते हैं। मोर देन 10 से 8 कार्बन इसको हम सॉलिड बोलते हैं। और एनिलीन कलरलेस होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक में उसको कलर्ड ऑक्सीडाइज्ड होके वो कलर्ड शो करता है। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करेंगे। इसके बाद आता है सॉल्बिलिटी इन वाटर। इसमें लिखेंगे सॉल्बिलिटी इन वाटर। नंबर 1 सॉल्बिलिटी इन वाटर। नंबर 1 जैसे इसमें डिफाइन किया गया है कि लोअर कार्बन, उसके बाद 3 कार्बन या मोर देन 8 to 10 कार्बन वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, सॉल्युबल है या अनसॉल्युबल है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लोअर एमाइन आर सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोग शायद जानते होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, कोई भी हाँ, जैसे यहाँ नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। ये नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर होता है, और जैसे ये पॉजिटिव कैरेक्टर होता है। उसके बाद इसके बीच में फिर नाइट्रोजन NH2 यहाँ कर देंगे, तो क्या होगा, ये हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है और ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। इसको देने की कैरेक्टर होती है, इसको लेने की कैरेक्टर होती है, लेकिन दोनों क्या हैं, बांड बना के सैचुरेटेड फॉर्म में है, बांड बना नहीं सकते हैं। लेकिन फोर्स, जैसे आपने एक चुंबक ले लिया है, लेकिन इसका फील्ड यहाँ तक मान लिया दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो फोर्स यहाँ लगेगा वो फोर्स यहाँ नहीं लगेगा। किसी को खींचना आसान, जितनी दूरी बढ़ेगी उतने उसकी फोर्स कम होगी। तो क्या होगा, आपने जब माइक्रोस्कोप को देखा तो यहाँ तक इसका फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन बहुत अच्छा फोर्स नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट दिखाएंगे ना कि यहाँ तक फोर्स दिख रहा है। उसी तरह जब ये यानी ये न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है नहीं, ना इसके पास लेने की प्रवृत्ति है, ना इसको देने की प्रवृत्ति है। लेकिन क्या करेगा कि एक फोर्स डॉटेड लाइन में एक फोर्स दिखाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड डॉटेड लाइन से दिखाते ही हैं, तो इसके बीच में एक फोर्स काम करता है, उस फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और कहीं भी किसी एटम के बीच में आप देखेंगे अगर डॉट डॉट है तो आप समझ जाइए कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आप सबसे पहले सॉल्युबिलिटी इन वाटर में लोअर एमाइन आर सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लोअर का मतलब क्या, कि जिसमें एमीन की संख्या यानी कार्बन की संख्या कम होगी, सो लोअर बोलते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन को वही हम लोअर और मिडिल और हायर हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है ना। उसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को डिटरमाइन किया गया है, हाइड्रोकार्बन ही होता है आपका। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन क्या है, हाइड्रोकार्बन ही होता है। तो जैसे हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, उसी तरह एमाइंस में भी है, यानी लोअर एमाइंस सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो जुड़ जाएगा, वो घुल जाएगा। तो नंबर 2 पॉइंट इसमें कैसे होता है, जैसे इसको हम देख लेते हैं, यानी CH3 N, यहां आप तीनों नाइट्रोजन दिखा दीजिए, ऐसे दिखा सकते हैं ना, इस तरह से, और यहां डॉट 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 ऐसे दिखा दीजिए, और ये H है और यहां ऑक्सीजन और ये H, ठीक है भाई। हाइड्रोजन की बात कर रहा है ना, वाटर की बात कर रहा है ना, तो वाटर में यानी ये अगर टूटेगा, यही तो है NH3 यानी CH3 NH3 या NH2, यही तो एमाइंस है, वाटर से डिजॉल्व करेगा। तो इसका यानी मैंने अभी बताया आपको ना यहाँ कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, दे भी सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। दोनों के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, लेकिन नहीं हो सकता है। क्यों,
क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई, नहीं दे सकता ना, दे नहीं सकता, तो इसके बीच में एक फोर्स काम करता है, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ना बांड बना नहीं सकता, लेकिन फोर्स थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, उसी को हम थोड़ा थोड़ा डॉट करके, यानी केमिस्ट ने इसको बताया कि यहाँ डॉट डॉट एक फोर्स काम करता है, उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोले। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप का होता है, अभी जब टॉपिक आपको मिलेगा तो बताएंगे अगर है। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर, एक मिनट, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका डिस्कस हम नहीं करेंगे, बस इतना बता दे रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। जब इंटर का मतलब होता है कि एक ही मॉलिक्यूल में, और इंट्रा का मतलब होता है कि 2 मॉलिक्यूल, जैसे आपने एक एमाइंस देखा और वाटर देखा, ठीक, तो ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है। और ऐसा होता है कि जैसे कोई भी ऐसे बेंजीन रिंग ले लेंगे और यहाँ ऑक्सीजन कर देंगे और यहाँ कर देंगे और यहाँ NH2 कर देंगे, तो इसके बीच में ऐसे फोर्स काम करेगा, इसके बीच में करेगा, तो उसी को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, यानी एक ही मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में फोर्स काम करेगा ना इसके बीच में यहाँ, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी अभी कहीं अगर होगा तो आपको उसमें डिस्कस करके बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके समझ में, आई होप आपके समझ में आया होगा कि ये एमाइंस है और ये वाटर है, और सॉल्बिलिटी हम पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के और एमाइंस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दूसरा पॉइंट, इसमें नोट करें, हायर एमाइन are not soluble due to hydrophobic चैन। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि आपने पढ़ा होगा 10th में शायद, हाँ, वाटर से हेट, यानी एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता रहा है, एक और था, याद करिए, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाँ, हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, वेरी गुड, वाटर लविंग, और ये होता है वाटर हेट। पढ़ा, याद आया कि नहीं? ये होता है। तो इसलिए जो हायर एमाइंस होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक यानी वाटर से हेट करने की एक चैन होती है, इसलिए नहीं होती। वैसे भी अगर ज़्यादा कार्बन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है डिजॉल्व नहीं होगा, तो हायर हो जाएगा तो डिजॉल्व नहीं होगा। और इसमें अगर एक चैन मान लिया ऐसे 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 3-4 कर दोगे तो ये हाइड्रोफोबिक हो ही गया। लोअर है तो कार्बन की संख्या कम है, इसलिए डिजॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि वाटर बॉन्ड भी हो गया। अब ये इतने बड़े कार्बन हो गए तो मान लीजिए यहाँ वाटर ऐसे करते हैं, ऐसे NH2 करते हैं, यहाँ NH2 लगा देते हैं, तो क्या होगा? डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, बॉन्ड भी नहीं बना पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बन पाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का ही सबसे बड़ा उसमें रोल है, तो हाइड्रोजन बना ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो डिजॉल्व नहीं होता है। कोई डाउट तो नहीं? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक होता है वाटर लविंग, जो वाटर से लविंग होगा वो रिएक्शन बना लेगा, और जो हाइड्रोफोबिक होगा वो नहीं बनाएगा। आपने पढ़ा होगा सॉल 10th में, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, तो इसको हम इरेज कर दें। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्बिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी भी हाइड्रोजन बॉन्ड पे ही डिपेंड करती है।
सॉल्बिलिटी जो है, एमाइंस की सॉल्बिलिटी वो हाइड्रोजन बॉन्ड पे ही डिपेंड करती है। अब आप ये जान लीजिए कि अगर एमाइंस में कार्बन की संख्या कम होंगी यानी लोअर एमाइंस होगी तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और हायर हाइड्रोकार्बन में यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कम होगी, इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, समझ में तो आ गया होगा कि जो लोअर हाइड्रोकार्बन यानी लोअर एमाइंस होगा उसमें क्या सॉल्बिलिटी होगी, वाटर होगा, तो टेम्परेचर उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले यहाँ एक अरेंजमेंट ऑर्डर है, 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, फिर 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, फिर 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन। समझ में आया? यानी कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, फर्स्ट डिग्री एमाइंस की होगी, फिर सेकंड होगी, फिर थर्ड होगी। क्यों? क्योंकि ये लोअर एमाइंस कहलाएंगे, फिर मिडिल, ये हायर, ये सब हायर में आ जाएंगे, ये लोअर में आ जाएंगे। तो हायर लोअर का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और वैसे भी आप प्रैक्टिकली घर में भी देख लें, अगर आप चाय बनाते हैं और चाय में पानी की मात्रा ज़्यादा कर दें तो आप चाय पीते समय आपकी जीभ जल जाएगी। इमेजिन करिएगा, आप घर में प्रैक्टिस करिएगा कि अगर चाय बनाते समय उसमें पानी की मात्रा आप ज़्यादा कर दें तो आप चाय पिएंगे तो आपका जीभ जल जाएगा, और ओरिजिनल दूध का आप चाय पिए तो आपका जीभ नहीं जलेगा। मैंने एक्सपीरियंस किया है। हाँ, जलता है, लेकिन जैसे उसमें अगर वाटर नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड कम रहेगा, इसलिए वो अच्छा ठंडा होने की प्रवृत्ति होगी। अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, और ओरिजिनल अगर दूध रहेगा उसमें पानी की मात्रा कम होगी तो उसमें पानी होता है, दूध में भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ओरिजिनल दूध होता है तो उसमें पानी की मात्रा कम होती है, और जब उसमें पानी मिला देते हैं ज़्यादा तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो पानी जब होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो जल्दी बॉयल होगा, तो जल्दी ठंडा नहीं होता है। ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट में ये ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री एमाइंस, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री एमाइंस। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट डिग्री की होगी, उसके बाद सेकंड की होगी, फिर थर्ड की होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, पूछ ले क्यों होता है, ऐसे आ जाए ना, तो यार ध्यान रखिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि अरेंज करिए तो क्या करोगे। अब जैसे इसमें अल्कोहल भी मिला दें, अल्कोहल मिला देगा तो क्या करोगे भाई, अगर 2-3 ग्रुप मिला दे, एमाइंस कर दिया, अल्कोहल कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन डिब्बे। बस ओनली कहीं भी अगर इस टाइप पूछता है तो उसमें केवल हाइड्रोजन बॉन्ड का ही रोल होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। वही तो बात है, लेकिन अभी तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के है। अभी आप पढ़ चुके हैं, देखिए ना कि अगर जब लॉन्ग कार्बन चेन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उसमें डिसॉल्व ही नहीं हुआ, हाइड्रोफोबिक चेन आ गया। ठीक है ना, कार्बन हाइड्रोफोबिक चेन हो गया। हाइड्रोफोबिक चेन का मतलब क्या होता है कि वाटर से रिएक्शन या डिसॉल्व नहीं करेगा। ठीक है ना। तो अब उसके बाद इसमें मैं इसमें लिख दे रहा हूँ CH3, CH2, CH2 और ये NH2, CH3, CH2, NH और ये हो गया CH3, और ये हो गया NCH3, CH3 और ये हो गया CH3। मोलर मास सेम, ऐसे लिख दीजिए आप यहाँ, सेम मोलर मास, सेम मोलर मास। ठीक है, ये आपका, या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हुआ। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी।
और इस चैप्टर में डाई ओजोनियम साल्ट है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट बराबर वीडियोज बना के यूट्यूब के भेजा जा रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ को आपको अपडेट मिलती रहे। और पढ़िए, हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों व्यवस्थाएं हैं, प्लीज़।